गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड निशांत। सो बेसिकली आज हम दोबारा से आए हैं अपना एक सेशन लेके, जो कि है आपका 5th ऑफ फैब का। और ये सेशन जो आपका बेसिकली है, ये है हिंदू का 5th ऑफ फैब का। ठीक है, तो हम पूरे की पूरे हिंदू का जो भी न्यूज़ है वो हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो मुझे नहीं जानता है, मेरा नाम है निशांत। ठीक है, मैं करेंटली जो है CAPF में एज अ सब ऑफिसर जो है वो सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो जो लोग नए हैं वो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ठीक है, कहीं ना कहीं सर अप एंड डाउन थोड़ा इशू हो सकते हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली अभी चैनल बहुत नोविक है, बहुत नोविक स्टेज में है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आई गेस कंटेंट तो अच्छा है सर, कंटेंट का मुझे इशू नहीं है, इशू है प्रेजेंटेशन का। ठीक है, इशू है कोई भी गैजेट्स को लेकर। ठीक है, तो आई एम स्टिल लर्निंग, डे बाय डे मैं लर्न कर रहा हूँ। एंड आई होप कि जल्दी ही मैं जितने भी गैजेट्स हैं उनको मैं अप टू डेट कर लूँगा। ठीक है, चलिए सर फिर शुरू करते हैं अपना आज का न्यूज़। सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ न्यूज़ में। ठीक है, ये न्यूज़ क्या है आपकी, मुझे ये न्यूज़ आपकी हिंदू डेली एडिशन में नहीं दिखी। ठीक है, जरूरी नहीं है कोई न्यूज़ अगर हिंदू डेली एडिशन में नहीं है तो वो कहीं भी नहीं होगी। तो ये न्यूज़ जो है मुझे हिंदू डेली एडिशन में नहीं मिल पाई। उसके अलावा मुझे जहाँ मिली वहां से मैं इसको ले आया। ठीक है, अब आप समझते हैं कि जब भी कोई फिल्म या कोई मूवी रिलीज होती है, उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है, ठीक है, ये हमारी पहली न्यूज है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये हमारी पहली न्यूज है, पहली करंट अफेयर की न्यूज। न्यूज क्या है बताऊंगा, पहले एक बार बैकग्राउंड समझ लीजिए। ठीक है, बैकग्राउंड ये है कि जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं CBFC, से उसे सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है कि बताइए कि हमारी मूवी ठीक है रिलीज होने के लिए या नहीं है। अब ये सर फिल्म सर्टिफिकेशन जरूरी क्यों होता है? पहली चीज, जो ये हम फिल्म सर्टिफिकेशन लेते हैं, ये जरूरी क्यों होता है? ये जरूरी इसलिए होता है सर, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था 1989 में। ये बहुत ही अच्छी लाइन्स है, इनको पढ़िए आप, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। और ये लाइन्स को कहीं भी आप कोट भी कर सकते हैं। ठीक है, film censorship becomes necessary because a film motivates thought and action and assures a high degree of attention and retention as compared to the printed word। समझिए, कोई भी फिल्म जो है ना, वो मोटिवेट करती है हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शन को। ठीक है, और आप खुद समझिए, कोई प्रिंटेड वर्ड है, हम कुछ चीज पढ़ रहे हैं, उसको देख के हम ज्यादा मोटिवेट होंगे, या किसी चीज को जो हमें वीडियो में दिख रही है, जैसे फिल्म होगी, तो फिल्म को देख के हम मोटिवेट होते हैं, हमारे एक्शन और जो थॉट है वो फिल्म को देख के मोटिवेट होते हैं। इसलिए फिल्म जो है अच्छी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट एंड स्पीच, sight and sound in semi-darkness of the theater, with elimination of all the distracting ideas, will have a strong impact on the minds of the viewers and can affect emotion। अब हम मूवी हॉल में बैठे हुए हैं, वहां लाइट एकदम बंद है। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग आइडियाज हमारे मन में नहीं आ रहे हैं। समझिए, हम मूवी हॉल में बैठे हुए हैं, हमारे मन में कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग आइडियाज नहीं आ रहे हैं, हमारा सारा अटेंशन जो है मूवी को देखने में है। तो उससे क्या होगा, वो बहुत ही स्ट्रांग इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड्स में। ठीक है, और वो हमारे इमोशंस को भी अफेक्ट कर सकता है। देयरफॉर इट इज एज मच पोटेंशियल फॉर इवल एज इट हैज फॉर गुड। उसका जो है मूवी का इफेक्ट हम पे इवल में से भी हो सकता है और अच्छे में से भी हो सकता है। ठीक है, और हैज एन इक्वल पोटेंशियल टू इंस्टिल और कल्टीवेट वायलेंट और गुड बिहेवियर। हम हमारा बिहेवियर जो है वायलेंट भी हो सकता है और गुड भी हो सकता है पिक्चर को देखने के बाद। ठीक है, censorship by prior restraint is therefore not only desirable but also necessary। ये देखिए, समझ गए? तो आई गेस देखिए, ये लाइन जो है ये तो आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी। और क्या लिखा है, बहुत ही अच्छी लाइन है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1989 का। एंड आई गेस इतनी हार्ड फॉट लाइन नहीं है जैसे हमारे संविधान में लिखी होती है। बहुत ही अच्छी लाइन है, एक बार मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ आपके लिए। फिल्म सेंसरशिप becomes necessary because a film motivates thought and action, and it assures a high degree of attention and retention as compared to the printed word। The combination of act and speech,
sight and sound in semi-darkness of the theater with elimination of all distracting ideas will have a strong impact on the minds of the viewers and can affect emotions. ठीक है सर पढ़ा हमने. Therefore, it has as much potential for evil as it has for good, and has an equal potential to instill or cultivate violent or good behavior. It cannot be equated with other modes of communication. Censorship by prior restraint is therefore not only desirable but also necessary. इन शॉर्ट इसका तो मतलब मैं पूरा एक लाइन में कहूँ सर, फिल्म की जो सेंसरशिप हम लगाते हैं क्योंकि फिल्म जो है किसी भी प्रिंटेड वर्ड से ज्यादा जो है हमारे माइंड को अफेक्ट करती है, हमारे एक्शन और हमारे थॉट को वो डिसाइड करती है. जब भी हम मूवी हॉल में होते हैं जहाँ पर बिल्कुल सेमी डार्कनेस होता है, हर हमारे मन में कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग थॉट नहीं आता है और हमारा सारा ध्यान जो है मूवी में होता है. उससे क्या होता है, वो हमारे माइंड में बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट डालता है. अगर मूवी में हमारे माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया तो हमारा बिहेवियर जो हो जाएगा वो वॉयलेंट हो जाएगा. वेरएज अगर मूवी ने हमारे माइंड में एक अच्छा इम्पैक्ट डाला तो हमारा बिहेवियर जो हो सकता है वो अच्छा भी हो सकता है. ठीक है, तो ये सेंसरशिप जो है वो जरूरी बहुत है. इट इज ऑल्सो नेसेसरी, ये इसमें लिखा हुआ है. ठीक है, अब सेंसरशिप ये करता है कौन है? एक हमारे पास बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. सर पहला क्वेश्चन, स्टैट्यूटरी क्या होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है जो कि संविधान में मेंशन होती है. स्टैट्यूटरी क्या होती है, जो बनाई गई होती है. समझ रहे हैं, जो किसी भी कानून के द्वारा पार्लियामेंट में किसी भी कानून के द्वारा जो है बनाई गई होती है. ठीक है, ये किसके अंदर आता है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आईएनबी. ठीक है, ये आईएनबी के अंदर आती है. ठीक है, अब इसके ये किसके अंदर काम करती है? ये काम करती है सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952. सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952 के अंदर ये काम करती है. ठीक है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो मुंबई में. ठीक है, इसके रीजनल ऑफिसेस भी हैं, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप पढ़ सकते हैं बाद में. ठीक है, अभी इससे करंट हेड कौन है ये शायद चेंज हो चुके हैं, यहाँ पढ़ लीजिएगा. बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है. और ये किस एक्ट के अंडर गवर्न होता है? ये होता है सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952 के अंदर गवर्न होता है. और इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में. इतना आपको समझ में आ गया कि फिल्म सर्टिफिकेशन जरूरी क्यों है और ये करता कौन है. चलिए, दो हो गए. अब सर फिल्म सर्टिफिकेशन से क्या होता है ना, फिल्म सर्टिफिकेशन से हमें कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, आप रुकिएगा एक बार. ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको. फिल्म सर्टिफिकेशन इवेंट, शायद जिसने भी ध्यान दिया होगा वो देखेगा. ठीक है, एक मिनट दीजिएगा. ये देखिए, ये कुछ इमेजेस हैं, इसको देख के अगर आप कुछ समझ पाए कि हम मूवी में अक्सर देखते हैं. ठीक है, देखिए, ये देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है? आपने कभी ध्यान दिया इसमें, इन डायग्राम्स में कभी आपने ध्यान दिया है क्या? ये यूए क्या होता है, अब ये सब क्या होता है, यू क्या होता है सर, यूए क्या होता है? इनमें कभी ध्यान देंगे तो आज मैं आपको इसका पूरा क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, क्योंकि क्या है ना, मैंने हिंदू के अलावा एक न्यूज देखी थी. ठीक है, जिसमें मुझे दिखा तो मुझे मन से दिल किया कि आपको इसके बारे में पूरी एक विस्तार में नॉलेज दे दी जाए. ये जितना भी मैं कंटेंट है, ये सारा कंटेंट मैंने उठाया है एक आर्टिकल से जो इंडियन एक्सप्रेस में कुछ टाइम पहले आया था. ठीक है, तो एक मिनट दीजिएगा. ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या है. ठीक है, एक मिनट दीजिएगा. ये देखिए, अब सर्टिफिकेशन के बाद होता क्या है, एक कैटेगरी होती है यू. सर यू क्या होगी कि फिल्म जो है इट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन. मतलब फिल्म में कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसको कि पब्लिक में नहीं, जो कि पब्लिक के लिए खराब है, तो इसको हर एक एज का बनता है. ठीक है, या वो माइनर हो या अडल्ट हो, ठीक है, या एडोलेसेंट एज में हो, तो सब कोई इसे देख सकता है. ठीक है, यू ए कैटेगरी क्या होती है? यू ए कैटेगरी होती है फिल्म्स which contain portions considered
unsuitable for children below the age of 12 but otherwise suitable for unrestricted public exhibition। आई गेस समझ में आ गया होगा सर, इजी है। कुछ ऐसा कंटेंट है, जैसे थोड़ी फिल्म है, कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि चिल्ड्रन जो है 12 ईयर से कम है उनके लिए आपत्तिजनक हो सकता है। उस कंटेंट के अलावा पूरी फिल्म जो है सुटेबल है हर किसी को देखने के लिए। ठीक है। तीसरा है ए मतलब क्या होगा सर? फिल्म कंसिडर्ड सुटेबल फॉर एग्जीबिशन रेस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट्स ओनली। मतलब ये फिल्म जो है कौन देख सकता है? सिर्फ एडल्ट देख सकते हैं। और एस क्या है सर? एस है फिल्म रेस्ट्रिक्टेड फॉर एग्जीबिशन टू स्पेशलाइज्ड ऑडियंस सच एज डॉक्टर्स। तो ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड ऑडियंस हो सकती है, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर। अब हमने जो ये खोला था एक बार देख लेते हैं, शायद ये खुल गया हो। नहीं, सही टाइम पे तो हमारा नेट भी चलता है, ये तो खास बात हमेशा रही है। ये हमेशा एक खास बात रही है हमारी क्लास में कि जब भी हम कुछ नेट में देखना चाहते हैं, नेट कभी नहीं खुलता है, ऐसे ही देख लेते हैं। यूए सर, यूए मतलब क्या हो गया? जो फिल्म में यू है मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसा पोर्शन है जो 12 साल के बच्चों के जो नीचे है उनके लिए आपत्तिजनक है। उसके अलावा पूरी फिल्म जो है बिल्कुल ठीक है, कोई भी इसे देख सकता है। दूसरा एक बार एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एक मिनट दीजिएगा। दूसरा क्या है? यू। सर यू क्या है? देखिए यू क्या है? यू है कि इस फिल्म को कोई भी देख सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ए क्या है? ये सिर्फ एडल्ट के लिए ठीक है, बाकी चिल्ड्रंस के लिए आपत्तिजनक हो सकती है। ये एक वार्निंग टाइप की पहले ही इशू हो जाती है। एस से क्या है? स्पेशलाइज्ड कुछ ऑडियंस देख सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई? यू हो गया, यूए हो गया, ए हो गया, एस हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया सर? सर्टिफिकेशन क्या है? वाई सर्टिफिकेशन जरूरी क्यों है? हमने जजमेंट पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा कौन करता है, कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन करता है। तीसरा हमने पढ़ा कि कौन कौन सी कैटेगरीज कौन कौन सी होती है। हमने तीन चीजें जो है पढ़ ली है। ठीक है, अब हम आते हैं सर आगे। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? अब आगे हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज, प्रोसेस क्या होती है। आगे हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज कि सर जी प्रोसेस क्या होती है। हमने ये तो पढ़ लिया सर कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब ये पढ़ना है कि सर इसकी प्रोसेस क्या होती है। सर प्रोसेस क्या होती है? हमने पहले ही बात की, इसको गवर्न कौन करता है? ये गवर्न करता है। अब सर प्रोसेस क्या होती है? वेरी फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है? ये प्रोसेस फॉलो कौन करता है? ये करता है प्रोड्यूसर। जो फिल्म का प्रोड्यूसर होता है ये सब फॉलो करता है। अब सर प्रोड्यूसर को क्या क्या करना है? सबसे पहले इसको देनी है एक रिटर्न एप्लीकेशन, इसको देनी है एक रिटर्न एप्लीकेशन। ये सर रिटर्न एप्लीकेशन सर किसे देगा? ये देगा रीजनल ऑफिसर को। ये देगा रिटर्न एप्लीकेशन किसे? रीजनल ऑफिसर को। चलिए सर ठीक हो गया। ठीक है, फीस, ठीक है फीस है, और जो भी मैटर है जो सबमिट करना है वो सब ये करेगा। ठीक है, सबसे पहले इस प्रोसीजर क्या होता है? प्रोड्यूसर जो है ये रिटर्न एप्लीकेशन देगा रीजनल ऑफिसर को, और नेसेसरी मैटर जो है और फीस जो है वो जो है जमा करेगा। ठीक है, अब क्या है? रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना, रिटर्निंग ऑफिसर जो है, ये जो है रिटर्निंग ऑफिसर, ये एक कह सकते हैं आपकी इसको एग्जामिनिंग कमिटी को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा? रिटर्निंग जो आपका रीजनल ऑफिसर है, रिटर्निंग कह रहा हूं सर तो इलेक्शन में होता है, जो आपका रीजनल ऑफिसर है ये इसे एग्जामिनिंग ठीक है एग्जामिनिंग कमिटी को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, ये क्या करेगी? ये व्यू करेगी सर किसे? फिल्म को। ठीक है, ये क्या करेगी? ये व्यू करेगी फिल्म को। ठीक है, और व्यू करने के बाद क्या करेगी सर? ये रिपोर्ट हर एक मेंबर, ठीक है, जो इस कमेटी का जो ईच मेंबर होगा वो रिटर्न में देगा फिल्म के बारे में। ईच मेंबर जो है रिटर्न में देगा फिल्म के बारे में कि उसमें कुछ डिलीट करना है क्या, उसमें कुछ मॉडिफाई करना है क्या। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब जो रीजनल ऑफिसर है उसके पास रिटर्न में एप्लीकेशन गई, फीस गई और मैटर गया। ठीक है, उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो एक एग्जामिनिंग कमिटी को
गठित करेगा और उससे क्या कहेगा, उससे कहेगा कि आप फिल्म को देखिए, एक कॉपी जो है वो फिल्म की वो देखेंगे। जो एग्जामिनिंग कमिटी है वो फिल्म को देखेगी, एंड देन जो उसका हर एक मेंबर होगा, ठीक है, वो रिटर्न में देगा। हर एक मेंबर जो है वो रिटर्न में देगा किसे, एग्जामिनिंग कमिटी के चेयरमैन को। हर एक मेंबर जो है वो रिटर्न में देगा एग्जामिनिंग कमिटी के चेयरमैन को। क्या देगा, वो ये देगा कि सर कि इसमें कुछ डिलीट होना चाहिए या इसमें कुछ मॉडिफाई होना चाहिए। वो देगा रिटर्न में किसे, चेयरमैन को। अब सर चेयरमैन जो है वो रिपोर्ट किसे देगा, सर चेयरमैन जो है, चेयरमैन जो आपका बचा है वो देगा सर वो रिपोर्ट को किसे, वो देगा रिपोर्ट को रिटर्निंग ऑफिसर को, एंड देन आगे वो पब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर चेयरमैन चाहे, लेकिन अगर चेयरमैन चाहे, ठीक है, कि वो इस कमिटी के कह सकते हैं सुझाव से नाखुश है, तो वो इस मैटर को एक बार दोबारा से एक रिवाइजिंग कमिटी को भेज सकता है। रिवाइजिंग कमिटी क्या करेगी, दोबारा से फिल्म देखेगी, फिल्म की वही कॉपी रिवाइजिंग कमिटी देखेगी जो कॉपी किसने देखी थी, आपकी एग्जामिनिंग कमिटी ने देखी थी। वही कॉपी को जो है रिवाइजिंग कमिटी देखेगी, एंड देन ये अपनी रिपोर्ट दोबारा से इंडिविजुअल बेसिस पे चेयरमैन को देगी, एंड देन चेयरमैन इसे फॉरवर्ड करेगा किसे, रीजनल ऑफिसर को, एंड देन ऑफिसर जो है इसे आगे सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, अब क्या है ना सर, इफ इन केस जो फिल्म का प्रोड्यूसर है, मानिए सजेशन मिल गया आरओ को, रीजनल ऑफिसर को, एंड देन इसने कहा कि इस फिल्म को हम देते हैं, कुछ भी कहते हैं कि इसने कहा कि ये डिलीट कीजिए, इसमें इसने कहा कि ये डिलीट, अब इस मूवी में ये सीन डिलीट कीजिए। अब अगर इससे प्रोड्यूसर ना खुश है तो वो क्या कर सकता है, तो वो आगे फिल्म सर्टिफिकेशन एपलेट ट्राइब्यूनल, फिल्म सर्टिफिकेशन एपलेट ट्राइब्यूनल को जो है अपील कर सकता है। समझ में आया सर, एक बार पूरा टाइमलाइन हम दोबारा से खींच लेते हैं जल्दी जल्दी से, जिससे कि हमारी ये न्यूज पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमने सर कहां से पढ़ा, शुरुआत करते हैं। हमने पढ़ा सर फिल्म सर्टिफिकेशन नेसेसरी क्यों है, पढ़ा हमने, जजमेंट देखा हमने सुप्रीम कोर्ट का। चलिए, फिर हमने कहा करता कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये करता है। फिर हमने कहा सर प्रोसेस क्या है, फिर हमने प्रोसेस की बात की। प्रोसेस में हमने ये कहा सर जो प्रोड्यूसर है, जो आपका प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो आपका प्रोड्यूसर है वो रिटर्न में देगा, फीस सबमिट करेगा, और जो मैटर है उस मैटर को अकॉर्डिंगली सबमिट करेगा। ठीक है, किसे करेगा सर, ये करेगा किसे, ये करेगा रिटर्निंग ऑफिसर को, सॉरी रीजनल ऑफिसर को, आई एम रियली सॉरी, ये करेगा रीजनल ऑफिसर को। रिटर्निंग ऑफिसर आपका इलेक्शन में होता है सर, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये करेगा सबमिट किसे, रीजनल ऑफिसर को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के। ठीक है, मुझे आप एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, ये जमा करेगा किसे, रीजनल ऑफिसर को। रीजनल ऑफिसर जो है ये एक एग्जामिनिंग कमिटी गठित करेगा। ठीक है, ये एक एग्जामिनिंग कमिटी जो है वो गठित करेगा, और इसका जो आपका हेड होगा, ठीक है, हेड अभी छोड़ते हैं, एग्जामिनिंग कमिटी क्या करेगी, ये पिक्चर को देखेगी। एग्जामिनिंग कमिटी क्या करेगी, ये फिल्म को व्यू करेगी, और व्यू करने के बाद ना ये इंडिविजुअली जो इसके मेंबर्स हैं, वो इंडिविजुअली जो इसके मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअली रिपोर्ट सबमिट करेंगे, वो इंडिविजुअली रिपोर्ट सबमिट करेंगे किसे, वो करेंगे कमिटी के चेयरमैन को। ठीक है, रिपोर्ट में क्या हो सकता है, या तो कुछ डिलीट करना है या कुछ मॉडिफाई करना है। रिपोर्ट में यही तो हो सकता है ना, वो अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट जो है सबमिट करेंगे, या तो बोलेंगे कुछ पार्ट जो डिलीट करो, कुछ पार्ट को जो है मॉडिफाई करो। फिर आ गया चेयरमैन पे। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट सर आ गई आपकी चेयरमैन पे। अब सर चेयरमैन पे हैं दो ऑप्शन, चेयरमैन पे हैं दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ये दोबारा से इस चीज को जो है रीजनल ऑफिसर को जो है सबमिट कर देगा, एंड देन रीजनल ऑफिसर जो है प्रोड्यूसर को जो है कुछ सर्टिफिकेट दे देगा। क्या दे देगा, यू कह देगा, यूए कह देगा, ए कह देगा, एस कह देगा, ये सर्टिफिकेट वो दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर चेयरमैन इनकी रिपोर्ट से सहमत नहीं है तो वो क्या करेगा, वो एक रिवाइजिंग कमिटी को दोबारा से ये फॉरवर्ड कर देगा, एंड देन रिवाइजिंग कमिटी क्या करेगी सर,
ये वही चीज करेगी जो इन्होंने यहां से किया था। वो दोबारा से फिल्म को देखेगी, देन इंडिविजुअली रिपोर्ट सबमिट करेगी चेयरमैन को, एंड देन चेयरमैन इसे जो है रीजनल ऑफिसर को सबमिट करेगा। अगर चेयरमैन फिर भी सहमत नहीं है तो वो एक सेकंड रिवाइजिंग कमिटी भी गठित कर सकता है। ठीक है, तो जो भी रिपोर्ट आरओ को दी है, आरओ उसको प्रोड्यूसर को देगा, एंड अगर प्रोड्यूसर उससे नाखुश है तो वो क्या कर सकता है, फिल्म, अगर प्रोड्यूसर उस रिपोर्ट से नाखुश है तो फिल्म सर्टिफिकेशन एपिलेट ट्राइब्यूनल को प्रोड्यूसर जो है रिपोर्ट कर सकता है। तो आई गेस फिल्म सर्टिफिकेशन जरूरी क्यों है, कौन करता है, प्रोसेस क्या होती है, ये पूरा हमने एक तरह से विस्तार में समझ लिया है। आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया है। बाकी हमने ये भी देख लिया है सर, बाकी इसके अलावा हमने ये भी देखा है कौन कौन सी कैटेगरीज में हम फिल्म को जो है कैटेगराइज करते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है। अब मुझसे कुछ लोग पूछेंगे कि सर ये न्यूज आपने कहाँ से लेके आए, इसका आपने इतना टाइम जो वेस्ट किया इस न्यूज में, इस न्यूज का तात्पर्य क्या था। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा इसका तात्पर्य क्या था। इसका तात्पर्य था ये, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। इस न्यूज का था तात्पर्य ये, द एग्जामिनिंग कमिटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन हैज रिफर्ड द सर्टिफिकेशन ऑफ दिशा एनकाउंटर, crime thriller film produced under the supervision of Ram Gopal Verma to depict the ghastly rape and murder of a wed दिशा, जो हैदराबाद में आपका हुआ था, मर्डर एंड रेप हुआ था, आपको याद होगा, जिसके आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। टू अ लार्जर रिवाइजिंग कमिटी एज इट कुड नॉट कम टू अ डिसीजन। मतलब यही मैटर है कि यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर ये कमिटी है, जो यहाँ पर ये कमिटी है, ये जो है ये डिसीजन पे नहीं आ पाई यहाँ पर, तो चेयरमैन ने रिवाइजिंग कमेटी को दोबारा इसको रेफर कर दिया है। तो न्यूज का जो मेरा रेफरेंस था वो दिशा की जो मूवी आ रही है उसको, उसके ऊपर था। ठीक है, तो आई गेस पहली न्यूज आपकी पूरी जो है क्लियर हो चुकी है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम ये वर्ड बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, हम ये वर्ड जो है बहुत पहले से, अभी से नहीं है, ये वर्ड हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, अब है क्या सर ये वर्ड, ये वर्ड्स आप लोग जानते होंगे, 1 in 5 इंडियंस एक्सपोज टू नोवल कोरोना वायरस। हमें मतलब इस वर्ड से, यहाँ हमारा जो मतलब है सर वो है इस वर्ड से, जो है सेरो सर्वे। सीरो सर्वे क्या होता है सर, सीरो सर्वे कुछ नहीं होता है, हर एक इंडिविजुअल पे, हर एक इंडिविजुअल पे हम एंटीबॉडीज चेक करते हैं। हम जिन भी टेस्ट करते हैं हम उस पे एंटीबॉडीज चेक करते हैं जो कि कोरोना से फाइट कर सकती है। ठीक है, अब जिस भी इंडिविजुअल के अंदर एंटीबॉडीज हैं तो उसके दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो उसे कोरोना है, या तो उसे कोरोना है तभी एंटीबॉडी बनना शुरू हो रही है, या वो ऑलरेडी कोरोना से प्रभावित हो चुका है एंड क्योर भी हो चुका है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज हम इसमें बेसिकली चेक करते हैं। अब सेरो सर्वे ये कह रहा है 1 in every 5 इंडियंस आर एक्सपोज टू नोवल कोरोना वायरस। तो जहां इन्होंने जो सर्वे किया नेशन वाइड, इन्होंने ये पता लगाया या इनको ये मतलब प्राप्ति हुई कि हर एक पांच में से एक व्यक्ति जो है वो ऑलरेडी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है, या तो उसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है या वो अभी कोरोना से प्रभावित है। समझ रहे, एंटीबॉडीज मतलब सर क्या हुआ आप बताइए, मेरे अंदर एंटीबॉडीज हैं, हो सकता है इनिशियल फेजेस है, मैं कोरोना मुझे कोरोना है, एंटीबॉडी बननी शुरू हुई है तो मेरा एंटीबॉडी दिख जाएंगी, या तो मैं ऑलरेडी कोरोना से डाउन हो चुका हूं और मैं रिकवर भी हो चुका हूं तो मेरे इसमें एंटीबॉडी रहेंगी। समझ में आ रहा है ना सर, चीजें चीजें आई गेस समझ में आ रही होंगी। एंटीबॉडी मतलब ये है कि सर मेरे अंदर कोरोना हो सकता है और उससे लड़ने के लिए मेरे शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो गया है, या एंटीबॉडी अगर मेरे शरीर में है तो उसका ये मतलब है कि मैं रिकवर, कोरोना मुझे हुआ था, मैं रिकवर हो गया और मेरे अंदर एंटीबॉडी अभी आ चुकी है। तो सर्वे में यही कहा है कि 1 in every 5 इंडियंस इज एक्सपोज टू नोवल कोरोना वायरस। और वो एक्सपोज मतलब या तो वो रिकवर हो चुका है या उसके अंदर कोरोना जो है चल रहा है। तो इसलिए है कि अभी हमें ढीला नहीं पड़ना है, जब तक वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म नहीं हो जाती है हमें जो है अपने गार्ड्स को डाउन नहीं करना है। ठीक है, एक मिनट।
सॉरी, तो हमें गार्ड्स को जो है डाउन नहीं करना है, ठीक है। तो हमें बिल्कुल कोरोना से लड़ रहे हैं वैसे ही लड़ना है। और कल की एक न्यूज में स्टडी में हमने देखा था कि जो कोरोना वायरस की जो हम डोज ले रहे हैं, एस्ट्राजेनिका की जो डोज है आपकी, कोविशील्ड जिसे हम कहते हैं, एक डोज और दूसरी डोज में अगर 12 वीक का अंतर है तो एंटीबॉडीज जो है वो ज्यादा मात्रा में बन रही है। एक कल एक सर्वे आया था, वो आप देखिए, ठीक है, मैंने पढ़ा चुका हूँ वैसे कल इसके बारे में, ठीक है। बाकी ये डेटा है सर, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। होता क्या है, सेरो सर्वे ये पता होना चाहिए, क्योंकि सेरो सर्वे से पता लगता है कि कितना आदमी जो है प्रभावित हो चुका है, ठीक है। चलिए दूसरी न्यूज में आते हैं, इनफैक्ट तीसरी न्यूज में आते हैं। ये एक न्यूज थी जो कि बेसिकली क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इस न्यूज के बारे में, ठीक है, आप लोगों ने इस न्यूज के बारे में पढ़ा होगा। तो ये न्यूज सर क्या है, ठीक है, क्या मतलब है इस न्यूज का और किस पॉइंट में ये न्यूज बात कर रही है, ठीक है। हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड की, ठीक है। हम बात करते हैं सर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड की, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड क्या होता है, आप मुझे अभी एक मिनट दीजिएगा सर, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, पहले इसके बारे में हम कुछ एक बार देख लेते हैं कि ईपीएफ क्या होता है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मैंडेट होता है, ये उन लोगों के लिए मैंडेट या कह सकते हैं कंपलसरी होता है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मैंडेट या कंपलसरी होता है, वो एम्प्लॉय जो 15,000 से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं हु इज अर्निंग अप टू 15,000 अ मंथ, ठीक है। और वो ऐसी कंपनी में काम करनी चाहिए जहां पर 20 वर्कर से ज्यादा है, या एटलीस्ट 20, समझ लें। जो भी व्यक्ति एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जिस कंपनी में कम से कम 20 वर्कर है, जिस कंपनी में कम से कम 20 वर्कर या उससे ज्यादा है, और या ठीक है, और उस आदमी की जिसका आप पीएफ अकाउंट खुलवाएंगे उसकी सैलरी 15,000 या उससे ऊपर होनी चाहिए। और इसमें होता क्या है, इसमें ये कलर थोड़ा सूटेबल नहीं लग रहा है सर मुझे, आप एक मिनट दीजिएगा, कोई नया कलर ले लेते हैं जिसमें इंटरेस्टिंग मतलब में लगे। तो इसमें है क्या, इसमें जो है 12% जो है हम कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन, एम्प्लॉय। 12% जो है एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है, और बाकी जो 12% है वो कंट्रीब्यूशन कौन करता है, वो करता है कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर। ये एक तरह से कह सकते हैं सर, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ये एक तरह से आपका पेंशन की तरह काम आ सकता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपकी सेविंग्स है। इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है सर, ये आपकी टैक्स फ्री होती है। पहले बताइए ईपीएफ क्या है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये आपको समझ में आया। ये बेसिकली उन लोगों के लिए मैंडेट है जो एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर 20 वर्कर से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और उस इंडिविजुअल जिसका ये अकाउंट खुलने वाला है, उस इंडिविजुअल की सैलरी 15,000 से ऊपर होनी चाहिए या 15,000 होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कंट्रीब्यूशन कैसा होता है, इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होता है, हर महीने उसकी सैलरी से जो 12% जो होता है बेसिक पे का और डीए का, वो जो है एम्प्लॉय जमा कराता है पीएफ में, और उतना ही अमाउंट जो उसका मालिक है या एम्प्लॉयर है या कंपनी है वो जमा करवाती है। और ये इन सॉर्ट ऑफ अ पेंशन हो गया, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट मिलता है और ये इनकम आपकी टैक्स फ्री होती है। यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, तो ये इतने फायदे थे किसके, पीएफ के। और आप समझिए हमारे देश में अभी भी बल्क आदमी जो है वो प्राइवेट में काम कर रहा है, और प्राइवेट में एक ही सिक्योरिटी का जरिया है, वो है पीएफ, ठीक है। अब क्या होता है ना सर, मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ सर। बेसिकली क्या हुआ, मैं इस जॉब से पहले मैं एक प्राइवेट जो फिल्म में काम करता था दिल्ली में। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो फिल्म छोड़ दी एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, राइट, मैं स्टार्ट कर दिया मैंने प्रिपेयर करना। सो बेसिकली होता है सर, कॉलेज के बाद वी रन आउट ऑफ मनी, होता ही है। तो हम पैसे ऐसे थे नहीं सर उस टाइम पे, और मैं ये कंपनी को लीव करके आ गया था। तो उस टाइम मुझे पता लगा कि यार ये पीएफ भी होता है जो कंपनी मेरे अकाउंट से काटती थी। एंड सिंस उस टाइम जो है करंट गवर्नमेंट थी और सब कुछ जो है डिजिटल हो गया था, तो मैंने ऑनलाइन ही पीएफ के लिए अप्लाई किया, एंड सॉर्ट ऑफ कुछ पैसा मुझे मिल गया। तो समझ रहे हैं, एक तरह से उस पैसे ने एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता थी,
और मेरे पास कोई और जरिया नहीं था, उस टाइम पे मुझे पीएफ का पैसा मिला, तो समझिए ये वो पैसा है जो आपके जरूरत के समय काम आता है। तभी मैंने इसको कहा अ सॉर्ट ऑफ पेंशन जो आपको मिलती है। ठीक है, अब क्या है ना सर, सरकार कह रही है जो भी इंडिविजुअल 2.5 लाख के ऊपर पीएफ में जमा करवाएगा उसको टैक्स लगेगा। बजट में ये कहा गया है। ये है बेसिकली कंट्रोवर्सी का मेन मुद्दा। कंट्रोवर्सी का मेन मुद्दा ये है कि जो भी इंडिविजुअल 2.5 लाख से ऊपर पीएफ में पैसा जमा करवाएगा उसके पीएफ में टैक्स कटेगा। अब सर सरकार जानती है कि हमारा बल्क आदमी जो है ये पीएफ खुलवाता है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार ऐसा इसलिए कर रही है सर, इस इनकी आड़ में, इस पीएफ की आड़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 103 करोड़, देखिए अब हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हैज अ स्टैगरिंग 103 करोड़ ईपीएफ बैलेंस। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 103 करोड़ रुपए जमा करवा रहे हैं ईपीएफ पे। उसके बाद एक अकाउंट ऐसा भी है जिसमें 86 करोड़ जमा हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना, इससे ये हो रहा है, सिंस एनी टैक्स exemption is provided through taxpayers money, it was unfair। जो ये देखिए, जो हमें टैक्स में एग्जम्पशन देते हैं ना, ये जो हमारा टैक्स भर रहा है आदमी, ये उसके पैसों से होता है, समझ रहे हैं? जो हमारा टैक्स पेयर है ये उसके पैसों से ही हो रहा है कि हम टैक्स को माफ कर रहे हैं। एंड इट वाज अनफेयर टू अलाउ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हाई नेट इंडिविजुअल टू मिसयूज अ वेलफेयर फैसिलिटी एंड अर्न wrongfully टैक्स फ्री इनकम एज एश्योर्ड इंटरेस्ट रिटर्न। इंटरेस्ट भी मिल रहा है, टैक्स फ्री भी हो रहा है। और ये कौन कर रहा है? ये कोई ऐसे हाई नेट इंडिविजुअल्स कर रहे हैं जिनके पास बहुत पैसा है। और ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सरकार का जो बचाव वाला पार्ट यही है, सिंस एनी टैक्स एग्जम्पशन इज प्रोवाइडेड थ्रू टैक्स पेयर्स मनी, इट वाज अनफेयर टू अलाउ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हाई नेट इंडिविजुअल्स टू misuse a welfare facility and earn wrongfully tax free income as an assured interest return। समझ रहे हैं बात को मेरी? एक और आंकड़ा है, of an estimated 4.5 crore EPF account, the sources said about 0.27% members had an average corpus of rupees 5.9 crore and so were earning over 50 lakh a year at tax-free assured interest। समझ रहे हैं आप? तो ये देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि गवर्नमेंट ये क्या कर रही है, ये जो इन्होंने किया है ये एक्सट्रीमली बहुत गलत स्टेप है, इससे बहुत सारे लोगों को घाटा होगा। बट उसके आड़ में अगर एक बात कहूँ सर, कुछ कह सकते हैं कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स हैं या कुछ ऐसे हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं जो इसके बिहाफ पे एक इंटरेस्ट कमा रहे हैं, टैक्स फ्री इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं और टैक्स फ्री भी है, समझ रहे हैं? तो उन पे रोक लगाने के लिए सरकार ने ये किया है। अभी ये फैसला ठीक है नहीं है सर, इसमें कमेंट करना इट्स टू अर्ली, क्योंकि हम कुछ इंडिविजुअल्स की वजह से जो हमारे और लोग हैं इस सेक्टर के जो कि उन इंडिविजुअल से बहुत ही ज्यादा है। अगर हम कुछ इंडिविजुअल्स की बात करें सर, अगर हम कुछ इंडिविजुअल्स की बात करें तो कुछ इंडिविजुअल से जो हमारे लोग हैं जो कि इस चीज का फायदा उठा रहे हैं पीएफ का, रियल मायने में वो बहुत ज्यादा है। और वैसे हमारा कोड कहता है सर कि 6-15 हजार गुनेगार छूट जाए, लेकिन एक जो गुनेगार नहीं है, ये जो जो गुनेगार नहीं है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर उस पैटर्न को हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं सर, तो अगर थोड़े हाई नेट इंडिविजुअल इसका फायदा उठा रहे हैं उनके लिए हम हर किसी को पनिश नहीं कर सकते, ठीक है? बाकी सर एज सच इसमें आपके अलग इंडिविजुअल व्यूज हो सकते हैं, लेकिन मेरा तो यही है सर कि हमारे देश की ज्यादा जनता, मैं आपको अपनी ही खुद की स्टोरी बता रहा हूँ सर, आई हैव सीन इट। कॉलेज के बाद मैंने वेंट टू दिल्ली, तो इट वाज लाइक was competition everywhere, right? So people were running for jobs. They came doing BTech, right? They were having high qualified degrees, but there were no jobs in Delhi. So many of them they started working in a call center, right? A guy who is graduate from a very reputed college, or I can say a BTech college, right? Many of them were MBA graduates, and they started their career working for a call center. So it is pretty obvious that you can understand how much competition was there at that point of time. And day by day the competition is increasing, right? So the point is, फिर क्या हुआ सर, उसके बाद क्या हुआ कि आई हैव सीन इट। तो हमारे लिए पीपी जो पीएफ होता है ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए हु आर जस्ट नो इट और हु आर स्टार्टिंग देयर कैरियर, एक पीएफ एक हो सकता है कि उनके लिए कह सकते हैं स्टेबिलिटी के तौर पे या एक सिक्योरिटी के तौर पे उनके पास होता है। अगर आप उस पर भी अब टैक्स लगाते हैं
तो सीरियसली इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। बाकी शायद गवर्नमेंट इसमें थोड़ा चेंज लाए। अभी के लिए ये जो न्यूज थी ये मैंने आपकी क्लियर कर दी। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, ये यूएस ने जो है हमारे फार्मर्स को लेके कुछ स्टैंड्स दिए हैं। ये अभी इसका एक पार्ट पीछे भी है, तो मैं उसके साथ में इसको एक साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये एक अच्छी सी न्यूज थी। अच्छी तो क्या ही थी सर, मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैं ले आया। हुआ क्या कि हाई कोर्ट है, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने क्या किया है, उसने एक्सप्रेसेस किया है डिस्प्लेजर ओवर डिस्टर्बेंस इन वर्चुअल हियरिंग। इनका कहना है कि जब हम वर्चुअल हियरिंग करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है जब हम वर्चुअल हियरिंग करते हैं, अब हम बात करते हैं डिजिटल की, हम बात करते हैं एक ऐसे एरा में जहां हम वर्चुअली हर चीज करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा ना सर, समझिए, अगर हम वर्चुअल हियरिंग की बात करते हैं, तो किसी भी कैदी को अगर हम कोर्ट तक लाते हैं तो कह सकते हैं कि सर उसके भागने के चांसेस भी होते हैं। अगर मैं बहुत छोटे लेवल की बात करूं सर, अमूमन होता क्या है ना, हम एग्जाम्पल या हम आंसर्स, हमारी साइट जो है बहुत दूर की होती है, हम एग्जाम्पल्स बहुत दूर देखते हैं। लेकिन अगर मैं बहुत छोटे पॉइंट से बात करूं तो समझिए, कोई भी कैदी है, हम सर मूवी में ही देखते हैं, मूवी में एक बड़ा कैदी है, उसको कोर्ट में पेशी के लिए लाना है, कोर्ट में आज हियरिंग हुई है, उस कैदी को हम पुलिस प्रोटेक्शन में कोर्ट में लेके आते हैं। फिर क्या होता है, रास्ते में उसके जो भाई लोग होते हैं उसको छुड़ा के ले जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए ये वर्चुअल हियरिंग भी एक अच्छा टूल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब सर हाई कोर्ट ने क्या कहा है, और पेंडेमिक में तो वर्चुअल हियरिंग होना अमूमन है सर। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है बेसिकली, अब पेंडेमिक था, अगर आप हियरिंग में आते तो इससे क्या होता, कोरोना का बढ़ने का डर बढ़ता, और केसेस तो पाइल अप हो ही रहे हैं। तो वर्चुअल हियरिंग से बहुत सारे केस जो है हमने डिस्पोज किए हैं, या बहुत सारे केस जो है निपटा दिए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। प्लस वर्चुअल हियरिंग से क्या होता है, एक आदमी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है। जो विटनेस है वो घर से आता है, एक तो उसने विटनेस जो गवाही देनी है, ऊपर से उसके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, उसकी विक्टिमाइजेशन बच जाएगा सर उसका। तो बहुत सारे प्रॉफिट है। अभी हम बात जो है इसके फायदे करने की नहीं है, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है। इन्होंने कहा है जब हम वर्चुअल हियरिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि जो लॉयर है, जो प्रोसिक्यूटर है, या तो पार्क में बैठा होगा, या तो वो क्या होगा, या तो वो पार्क में होगा। देखिए यहाँ लिखा होगा, बड़ा सही सी लाइन थी, या तो वो रोड में चल रहा होगा, या वो पार्क में बैठा होगा, या वो इवन रनिंग अप ऑन द स्टेयर, या तो सीढ़ी भाग रहा होगा। समझ पा रहे हैं, ये एक हाई कोर्ट कह रहा है वकीलों के लिए कि वकील जब वर्चुअल हेयरिंग कर रहे हैं तो कुछ तो पार्क में है सर, कुछ रोड में है, कुछ सीढ़ी से भाग रहे हैं ऊपर नीचे कर रहे हैं while attending or arguing the matter. This is simply shocking, Justice Singh said. It is very difficult to conduct proceedings like this. For the past 45 minutes, I have managed to hear only one matter because the counsel was inaudible and because half of the time goes in answering the lawyer who says, "Am I audible?" for 20 times. मतलब अगर आप ये सब कर रहे हैं सर, एंड तो आपकी आवाज तो अमूमन नहीं आनी है। ये आवाज अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपकी आवाज जो है नहीं आ रही है। ठीक है, और ये रूल जो कहता है ना, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है, वर्चुअल हियरिंग होती है, इसका रूल ये कहता है, जो लॉयर और पार्टीज जो है, जो लॉयर एंड पार्टीज जो है, उनको एक आइसोलेटेड या एक क्वाइट प्लेस में बैठना है। उनको एक आइसोलेटेड या एक क्वाइट प्लेस में बैठना है। ठीक है, हो सकता है कि उनका चेहरा या वो विजिबल ना हो, विजिबल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट उनकी आवाज जो है प्रॉपरली आनी चाहिए। सॉरी, बस उनकी आवाज जो है वो प्रॉपरली आनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वकील भाग रहे हैं, रोड में चल रहे हैं, पार्क में बैठे हुए हैं, सीढ़ी में ऊपर नीचे भाग रहे हैं, और कोर्ट जस्टिस जो है गुस्सा होकर कहते हैं, लास्ट 45 मिनट से मैं सिर्फ 1 मैटर सुन पाया हूँ, और उसके अलावा बाकी समय मेरा खर्च हो गया है ये सुनने में कि सर एम आई ऑडिबल, सर एम आई ऑडिबल। तो उन्होंने कहा है टू बी मोर मैच्योर, और जब भी आप वीडियो रूल्स फॉलो करते हैं तो उस फॉलो में लिखा हुआ है सर कि आप लोग को एक क्वाइट प्लेस में बैठना चाहिए, फ्रॉम वेयर दे आर, वहां पर कोई ऑडिबल जो है ऑडियो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, प्लस विजिबल ना हो वो चल जाएगा, लेकिन ऑडियो डिस्टर्बेंस जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई गेस ये न्यूज समझ में आ गई है। लेकिन सर मुझे इसमें एक चीज आती है, अगर आपकी ऑडियो विजिबल है लेकिन वीडियो है या नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल कहता है। मुझे लगता है अगर आपकी ऑडियो विजिबल है, वीडियो विजिबल नहीं है, ये कहीं ना कहीं
विक्टिमाइजेशन या कह सकते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकता है। ये मेरा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इसमें क्या सोचते हैं? समझदार लोग हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आई गेस इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि अगर देखिए किसी आदमी की ऑडियो आ रही है, ठीक है, लेकिन वीडियो नहीं आ रही है, ठीक है, और कोर्ट अगर उसकी वीडियो नहीं आ रही है और ऑडियो आ रही है, तब भी कोर्ट जो है प्रोसीडिंग्स आगे जारी रखेगा एज पर दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल। वो उसको आगे जारी रखेगा अगर उसकी ऑडियो क्लियर आ रही है। अब समझिए सर, कोई लॉयर है, कोई केस लड़ रहा है, ऐसा ना हो कि उसे घर में कोई आ जाए, धमकाए। अब वीडियो तो पॉज है सर, अब वीडियो नहीं है लेकिन ऑडियो आनी चाहिए। अब उस साइड से क्या हो रहा है यू डोंट नो, बट वीडियो आप ऑडियो आप पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं इट कैन लेड टू करप्शन, समझ रहे हैं, या विक्टिमाइजेशन भी इससे हो सकता है। अब कोई कह सकते हैं आपका विटनेस है, वो वीडियो कॉल पे है, अब क्या पता विक्टिम के घर पे कोई जो दूसरी पार्टी है उसके लोग आ गए, जो जो आपका विटनेस है उसके घर में दूसरी पार्टी के लोग आ गए, उसकी वीडियो को डिसेबल कर दिया, लेकिन ऑडियो चल रही है। वहां से वो उसको क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप ये बयान दो, तो वो अपना बयान जो है पलट देगा, तो विक्टिमाइजेशन हो जाएगा। तो आई गेस आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं। क्या है ना, ये छोटी सी न्यूज है, ऐसा इतनी बड़ी न्यूज नहीं है। जो है आपका, ये आपने इसका नाम सुना है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन क्या था, ये कि कोई भी ऐसा इवेंट होता है इम्यूनाइजेशन के बाद, तो उसको फौरन जो है रिपोर्ट किया जाए। ये जब कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव थी उससे पहले जो है ये कहा गया था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अभी तक बहुत सारे लोग मर गए हैं। ठीक है, अभी तक जो है बहुत सारे लोग मर गए हैं, बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। अब कोई कहता है कि वो जो हमने एंटीडोज दिया है उसकी वजह से हुई है, कोई कहता है कुछ और कारण है। तो अल्टीमेटली सब कुछ क्लियर नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? मैं ये पूरा नहीं पढ़ रहा आपके लिए, सिंपल इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं वो बता रहा हूँ। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये बताया गया था कि अगर ऐसा कोई भी इवेंट होता है उसको रिपोर्ट किया जाए। तो जब इवेंट रिपोर्ट हो रहे हैं तो कुछ डेथ्स भी हुई हैं, इसमें से बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं, इसमें से बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स भी हैं। अब डिमांड ये आई है कि सर इनकी डेथ्स जो है ये इस की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है या जो कोविड की वैक्सीन है इसकी वजह से हुई है, लेकिन बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया है। उन्होंने कहा है इनकी डेथ किसी और वजह से हुई है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। तो ये डिमांड आ रही है कि आप पब्लिश कीजिए कि कितनी डेथ्स हुई हैं। ठीक है, प्लीज प्लेस कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन ऑल डेथ्स, सीवियर एंड सीरियस एईएफआई। ठीक है, ऑन सीरियस एईएफआई, एक मिनट दीजिएगा सर, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं, डिमांड ये है कि कोविड से के बाद जो वैक्सीन दी है, जितनी भी डेथ हुई हैं उसके बारे में आप जो है पब्लिश कीजिए। समझ में आया सर? यही एक न्यूज थी कि जितनी भी डेथ है उसको आप पब्लिश कीजिए कि डेथ कितनी हुई है, जिससे लोगों को पता लग जाए एटलीस्ट कि डेथ कितनी हुई है और किस वजह से हुई है, और क्या ये दवाई की वजह से हुई है या उनको कोई पहले से कोई बीमारी थी उसकी वजह से हुई है। और जो इसके एडवाइजर हैं, नेशनल एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के जो एडवाइजर है उनका नाम है एनके अरोड़ा। ठीक है, तो एक बार आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा सर, इजी आर्टिकल है, सही मैंने इसमें कुछ समझाया नहीं है आपको, कुछ बैकग्राउंड इसमें चाहिए नहीं हमें, सिंपल सा आर्टिकल है, ये आप पढ़िएगा। बाकी जो क्रक्स है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या है ना, दिल्ली गवर्नमेंट, ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा सर, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी खतरे में आती दिख रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अच्छा काम कर रही है तो उनकी तारीफ करने में कभी भी डरना नहीं चाहिए, और अगर काम आपको लगता है कि गलत हो रहा है
तब भी उनकी तारीफ करने में डरना, उनकी बुराई करने में डरना नहीं चाहिए। क्योंकि सर आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है, आपको पॉलिसीज देखनी है, आपको पॉलिसीज देखनी है, आपको पॉलिसीज को रिव्यू करना है। वो चेहरा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चेहरा आज नहीं तो कल बदल जाएगा, तो चेहरों से मतलब नहीं है। आपका काम यह है कि पॉलिसी को रिव्यू करना बहुत ही क्रिटिकल वे से, और यही आपका काम आगे बन के भी रहेगा। ठीक है, चेहरे तो बदलते रहेंगे सर, वो चेयर वही स्थित है, चेहरे बदलते रहेंगे। ठीक है, अब क्या है, इन शॉर्ट सेंटर ने एक ऐसा बिल लाने वाले हैं जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत ज्यादा पावर देने वाला है। सेंटर एक ऐसा लेजिस्लेशन लाने वाला है जिसमें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली में बहुत ज्यादा पावर मिलने वाली है, ये इसमें कहा गया है। अब ये है क्या, पढ़ते हैं एक बार। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज ऑल सेट टू इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेशन इन द बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द 1991 एक्ट pertaining to the power and function of the Delhi government and lieutenant governor. The proposed legislation received union cabinet approval on Wednesday. सिंपल है, जो मैंने कहा भी वही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस बजट सेशन में एक बिल लेके आने वाला है। उस बिल से क्या होगा, थोड़ी पावर जो है मॉडिफाई होंगी, किसकी, दिल्ली गवर्नमेंट की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की। दिल्ली का एक एक्ट है 1991 एक्ट, उसको थोड़ा चेंज करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को और ज्यादा पावर मिलने वाली है। ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, आप ये बिल ला रहे हैं, कोई ना कोई रेफरेंस तो होगा। ये हो रहा है आपका 2019 का एक वर्डिक्ट है, 2019 का वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑथराइजिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू एक्साइज पावर इन रिलेशन टू सर्विस एंड डायरेक्टिंग द एंटी करप्शन ब्रांच पुलिस नॉट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या है, the apex court confirmed the Delhi High Court finding that the ACP jurisdiction is confined to Delhi officials and statutory bodies and does not extend to the central government officials। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले आप बताइए। जो ACB है, एंटी करप्शन ब्रांच है, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर में इसका कोई भी पावर नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो है इसका पावर सिर्फ उसके ऊपर है, और जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है इसका पावर जो है उस पर है। ठीक है, और वही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है सर्विसेज को लेकर उसकी पावर है। इन शॉर्ट, अभी आपको टफ लग रहा है, अभी इसको इजी कर देते हैं। अभी लास्ट ईयर क्या हुआ, एक नई टेरिटरी आई है, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। उसमें कहा गया है अगर कोई भी डिफरेंस होता है ओपिनियन में, किसके बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर या कोई मिनिस्टर के बीच में, अल्टीमेटली डिसीजन किसका प्रिवेल करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का। समझ रहे, मतलब इन शॉर्ट, इतना डीप में नहीं जाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिसीजन प्रिवेल करेगा कोई भी मिनिस्टर से ऊपर, या कह सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का इलेक्टेड गवर्नमेंट जो उसके ऊपर है डिसीजन उसका प्रिवेल करेगा। तो अब ये कौन से बिल को अमेंड कर रहे हैं ये भी आप देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, ये बिल का नाम आप याद रखिएगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 इज अमंग द 20 बिल्स जो इस सत्र में जो है इंट्रोड्यूस होने वाला है। अब हिंदू के अकॉर्डिंग, मेन तो हमारे लिए हिंदू आ जाता है, हिंदू के अकॉर्डिंग क्या है, हिंदू के अकॉर्डिंग सर ये है, द LG could act in his discretion, the LG could act in his discretion in any matter that is beyond the purview of the power of the Delhi Assembly in matter relating to All India Service and ACP। यही मैंने कहा था ना, the Lieutenant Governor to exercise power in relation to services, मतलब All India Services। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो बिल आपका इंट्रोड्यूस होने वाला है, ये दिल्ली गवर्नमेंट को, या कह सकते हैं आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जो कि सेंटर का नुमाइंदा होता है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो सेंटर का नुमाइंदा होता है। ओनली प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इलेक्ट द गवर्नर, और प्रेसिडेंट जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल से। उसका कोई भी फैसला जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं, संविधान आपने भी पढ़ा, ठीक है। तो इस बिल से क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत ही ज्यादा पावर्स मिल जाएंगी, और अगर कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है किसके बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर में या कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट में, तो उससे क्या होगा, कौन प्रिवेल करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो प्रिवेल करेगा। यही ये बिल लाने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी नींव है डेमोक्रेसी की, उसे तोड़ रहा है। क्योंकि सर अगर आप इलेक्टेड गवर्नमेंट की ही बात नहीं सुनेंगे, अगर आप
हो सकता है कि गवर्नर किसी मुद्दे में सही नहीं है, सरकार है, सरकार चुनी गई है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं है नॉमिनेट की गई है, स्टेट गवर्नमेंट चुनी गई है लोगों के द्वारा। तो हमें इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमारा संविधान भी कहता है सर, हमारा संविधान भी कहता है सिर्फ तीन चीजें, सिर्फ तीन चीजें जो होती हैं, एक होती है पुलिस, एक होती है लैंड, एक होती है पब्लिक ऑर्डर। इन तीन चीजों के अलावा हर चीज जो है स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्टेड ऑफिशियल्स के अंदर आती है। लेकिन संविधान को क्लियरली वायलेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया जी। इनका आर्टिकल तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इससे हमें मतलब नहीं है। ये लाइन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी वो हम देख लेते हैं। लाइन ये थी, इट इज क्लियरली मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट ब्रिंग्स दैट बारिंग पुलिस लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर एवरीथिंग हैज एल्स अंडर द एम्बिट ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ठीक है, in its reading of the Constitution bench of the Supreme Court has already distinguished the power of the elected government and the LG। सिंपल है, समझ रहे? तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये काम हो रहा है। और मुझे लगता है जब ये बिल जब पास हो जाएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू होना है, तो देखते हैं अल्टीमेटली कोर्ट का डिसाइड करती है। बट यहाँ पर क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक्सेसिव पावर दी जा रही है एज कंपेयर टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट। चलिए आगे आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं सर वीडियो कितनी लंबी हो गई है। मैं सोचता हूँ कि वीडियो छोटी बनाऊंगा, तब भी सर 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यूएसए और तालिबान के बीच में डील हुई थी। यूएसए ने कहा था हम विड्रॉ करेंगे सोल्जर्स, तालिबान ने कहा था हम क्या करेंगे सर, हम ये करेंगे, हम पीस रहेंगे, नो वायलेंट, वायलेंस नहीं करेंगे। दूसरा, नो रिलेशन विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने कहा। तीसरा कहा हम एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाएंगे, स्टेबल गवर्नमेंट विद अफगान ऑफिशियल्स। ठीक है, ये कहे गए थे। और यूएस ने कहा था इसके बदले हम क्या करेंगे, हम विड्रॉ करेंगे। ये किसके एरा में हुई थी, ये ट्रम्प के एरा में हुई थी। अब क्या हुआ, ये डील तो चल रही है, साथ साथ क्या हो रहे हैं, ब्लास्ट भी हो रहे हैं भाई, सिविलियन भी मर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो ये लोग डील करने का मतलब एक तरफ जो है डील करने की नौटंकी चल रही है, दूसरी तरफ वहां ब्लास्ट हो रहा है, सिविलियन मर रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है। तो भाई डील किस बात की। और अभी जो है मई तक था मेन, कि मई तक जो है यूएस सोल्जर जो है वहां से पुल आउट कर जाएंगे। और वहां पर ऐसा नहीं कि यूएस के सोल्जर ही हैं, वहां पर नाटो के सोल्जर भी हैं। जो नाटो एक संस्था है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएसए भी है। तो यूएसए ने अपने ही सोल्जर की बात नहीं की थी, इन्होंने उन सारे सोल्जर्स की बात की थी जो कि तालिबान में थे और मई तक विड्रॉल की बात कर रहे थे। लेकिन बाइडन आए, बाइडन ने कहा इस डील को हम रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू शुरू हुआ। और अभी नाटो ने कह दिया कि हम अपने सोल्जर जो है मई में नहीं हटाएंगे, उससे ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है अगर तालिबान अपने जो है ये वॉयलेशन जो कर रहा है ये ट्रीटी के, उसको खत्म नहीं करता है। वही बात यहाँ पर रिपीट हुई है। ये कल की चीज है, कल बात हुई थी इस बारे में, तो बस एक कवर अफेयर्स न्यूज था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं कि देखेंगे। अभी ये एक पीटी का क्वेश्चन तैयार हो सकता है इससे। वन लाइन न्यूज है, कोई भी नहीं देखना है, वन लाइन न्यूज है। कौन से स्टेट ने स्विच स्टेट का स्विच दिल्ली कंपनी हो गया आपका टू प्रमोट ईवी पॉलिसी। ये आप लिख सकते हैं एज, कह सकते हैं कि गुड स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी स्विच दिल्ली। ठीक है, चलिए ये क्या है, इंडिया ने बात की है यहाँ पर कि इंडिया स्ट्राइक कंटिन्यू कॉशियस ऑन नोट ऑन डेवलपमेंट इन म्यांमार। ठीक है, ये हमारे अनुराग श्रीवास्तव साहब है जो बात कर रहे हैं। छोटा सा आर्टिकल है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं, कैसा ये कह रहे हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। श्रीवास्तव जी यहाँ ये कह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेज द टू कंट्रीज हैव क्लोज्ड कल्चरल टाइज। India on Thursday struck a cautious note on the development in Myanmar, saying it continues to monitor the situation। ये कह रहे हैं कि सिचुएशन को अभी हम मॉनिटर ही कर रहे हैं। स्पोक पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अनुराग श्रीवास्तव
during the weekly press briefing highlights regional developments including Sri Lankan cancellation of East Continent Terminal ECT pact with Japan, India and reminded Colombo to adhere to the international commitment for mutually beneficial position. तो अभी तक क्या बात हो गई? पहली बात तो हो गई म्यांमार में हम मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरा क्या हो गई? ईस्ट कोलंबो, ईस्ट कंटिनेंट टर्मिनल जो है आपका कोलंबो का, जिससे कि इंडिया एंड जापान को बाहर निकाला गया है। उसको जो है ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उससे दुखी हैं और कह रहे हैं श्रीलंका शुड अडहेयर द इंटरनेशनल। श्रीलंका से कह रहे हैं नो यूनिलैटरल डिसीजंस। ठीक है, तो एक कल में पढ़ा था। ठीक है, बाकी आगे क्या बात चल रही है? फिर बात आती है आपकी म्यांमार की। इंडियन म्यांमार आर नेबर्स विद क्लोज कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज। सही बात है सर, म्यांमार और इंडिया जो है नेबर्स हैं, हमारे कल्चरल टाइज भी है, पीपल टू पीपल टाइज भी है, ट्रेड भी हमारा होता है, सिक्योरिटी भी हम करते हैं एंड डिफरेंट रिलेटेड एक्सचेंजेस भी हम करते हैं। ठीक है, वी आर एंगेज्ड ऑन द इशू एज अ मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी हम कर रहे हैं। हम उसे सिर्फ क्या कर रहे हैं? मॉनिटर कर रहे हैं। हमें कंसर्न है जैसा कि मिलिट्री ने टेक ओवर किया है, ठीक है, म्यांमार में, ठीक है, और हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी वहां पर दोबारा से आए, बनी रहे। और उसके बाद हमने दोबारा से बात की है ईसीटी की। ठीक है, तो दूसरी बात ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नोट नहीं आया है। पहला इन्होंने बात की है सर म्यांमार में जो हुआ है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने बात की है कोलंबो की, जिसमें इंडिया और जापान जो है वो डील से निकाला गया है और इसके कंपेंसेटरी उन्हें वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को करने का ऑफर दिया गया है, बट एज सच अभी कोई डील साइन नहीं हुई है। और श्रीलंका और इंडिया और जापान ने कहा है श्रीलंका को कोई ट्रापाटाइट जो एग्रीमेंट हुआ है तीन लोगों के बीच में उसको तोड़ने का यूनिलैटरली कोई भी हक नहीं है। ठीक है, अभी के लिए इंडिया जापान जो है उससे बाहर हो चुके हैं। और सर समझिए, श्रीलंका गवर्नमेंट में भी प्रेशर था अपने पोर्ट यूनियन की तरफ से कि ये जो है किसी बाहरी कंपनी को नहीं देना चाहिए। और इसमें जो हमारी कंपनी जो बिल्डअप कर रही थी वो थी आपकी अदानी। ठीक है, ये आपका हो गया है। ये जो आपका म्यांमार में coup हुआ है, मिलिट्री coup हुआ है, इसको लेकर कुछ बात जो चली है वो ये है कि वेस्टर्न साइड से जो बयान आ रहे हैं, यूएसए ने जो बयान दिया है वो म्यांमार की वो म्यांमार की जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो है सपोर्ट करते हैं, वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। और वो खुल के आए हैं सामने ये बोलने के लिए कि हम चाहते हैं कि म्यांमार में पार्टीज डायलॉग करें और जल्दी से इसको रिजॉल्व करें, वरना हम जो है एक्शन भी ले सकते हैं। चाइना ने वेस्टर्न कंट्रीज के जो कह सकते हैं अंदर इस मैटर में इंटरफेरेंस करने से नाराजगी जताई है। उन्होंने बोला है कि पार्टीज आपस में बात करेंगी, पहले से जो है सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। समझिए 2011 तक म्यांमार में मिलिट्री रूल था और चाइना के म्यांमार से बहुत ही अच्छे संबंध थे। चाइना ने कभी भी म्यांमार में बात नहीं की है डेमोक्रेसी की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दीजिएगा सर एक बार, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक डेवलपमेंट है। कितनी न्यूज बची है बट देख लेते हैं सर, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा हमारे पास हो चुका है। चलिए ज्यादा न्यूज नहीं है, एक आधी न्यूज रह गई है, जल्दी से तो खत्म करते हैं, विल बी ऑल ओवर। ठीक है, तो एक न्यूज है हमारे पास। देखिए इस बार क्या हुआ है, जो हमारे दोस्त लोग जो जानते हैं, जो कि बजट थोड़ा देख चुके हैं या जो कि बजट से वाकिफ है, वो ये समझते हैं कि इस बार क्या हुआ है बजट में, हेल्थ के ऊपर बहुत सारा खर्च किया गया है। ठीक है, अगर मैं कुछ आंकड़े बताऊं आपको, अगर मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊं हेल्थ के ऊपर, तो सर हेल्थ के ऊपर ना इस बार हेल्थ के ऊपर जो खर्च किया गया है वो 137% इंक्रीज किया गया है। और कहीं ना कहीं इसको लेके बयान आए हैं कि हेल्थ पे इतना खर्च बहुत है, ऊपर से एग्जैक्टली हेल्थ पे खर्च नहीं किया गया है। पहले मैं ना इसका आपको जो कह सकते हैं कि तोड़ तोड़ के कैसा कैसा पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया गया है वो एक बार बता देता हूँ, देन हम तभी हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। हम कहाँ थे? एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि पूरा खर्चा कैसा आया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं सर, एक मिनट दीजिएगा।
कोई अच्छी पेन ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या है ना सर, बेसिकली 137% इंक्रीज जो है इस बार हुआ है। अब ये इंक्रीज कैसे कैसे हुआ है पहले ये देख लेते हैं। 2,23,846 करोड़ ये एलोकेशन है इस बार हेल्थ में। 2,23,846 करोड़ रुपीज ये हम हेल्थ में खर्च करने वाले हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं ये देखते हैं। कहाँ कहाँ हम इसको खर्च करने वाले हैं ये देखते हैं। पहला हम खर्च कर रहे हैं रुपीज 60,000, मान लीजिए 60,000 करोड़, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा हूं आपको। रुपीज 60,000 करोड़ हम खर्च करेंगे किसमें? ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन में। ठीक है, रुपीज 60,000 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन में। इसके अलावा हम खर्च कर रहे हैं 27,000 करोड़ किसमें? न्यूट्रिशन में। ठीक है, 27,000 करोड़ हमने खर्च किया है न्यूट्रिशन में। ठीक है, इसके अलावा हमने खर्च किए हैं 35,000 करोड़ किसमें सर? ये हमने किसमें खर्च किए हैं? ये हमने खर्च किए हैं वैक्सीनेशन में, जो हम वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं इंडिया में, उस पर हमने खर्च किए हैं। ठीक है, मतलब खर्च करने वाले हैं, ये एस्टिमेटेड है। इसके बाद जो हमारा अगला खर्चा है वो है 49,000 करोड़ का। ये कहाँ है सर? ये फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है, जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन है। ठीक है सर, अगला हमने कहाँ खर्चा किया है? हम जो है हेल्थ मिनिस्ट्री को जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली जो हेल्थ मिनिस्ट्री मेन तो समझिए, जो हेल्थ मिनिस्ट्री का खर्चा है एग्जैक्टली, जो हेल्थ मिनिस्ट्री का जो एग्जैक्टली खर्चा है वो कितना है? वो है इस बार वो कितना है, एक मिनट दीजिएगा, वो है रुपीज 71,269 करोड़। ये है एग्जैक्टली हेल्थ मिनिस्ट्री का खर्चा जो इस बार कहा गया है। पिछली बार सर क्या था? पिछली बार ये खर्चा था आपका जो एस्टिमेटेड था वो था 65,000 करोड़, लेकिन क्या हुआ? रिवाइज होके कितना आ गया सर? ये खर्चा बढ़ गया था इस बार, खर्चा इस बार बढ़ गया, कोविड आ गया, तो रिवाइज होके ये खर्चा इस बार कितना आ गया था? ये खर्चा आ गया था लगभग कितना एस्टिमेटेड है? वो है 78,000 करोड़। ठीक है, और इस बार कितना खर्चा दिया है हेल्थ मिनिस्ट्री को? वो दिया है 71,269 करोड़। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या कर रहे हैं ये भी देखिए। इसके अलावा हमने और क्या किया है? इसके अलावा हमने जो है एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ होता है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च ये क्या करता है? ये फंड प्रोवाइड करता है। ये सर फंड किसे प्रोवाइड करता है? कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आईसीएमआर। अब कहते हैं आईसीएमआर क्या करती है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पढ़िएगा इसके बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेरो सर्वे की बात की थी, थोड़ी देर पहले हमने सीरो सर्वे की बात की थी, वो भी आईसीएमआर के ऑफिशियल ही कंडक्ट करवाते हैं। समझ में आया? तो देखिए ये फंड प्रोवाइड करती है इन ऑर्गेनाइजेशंस को, कौन? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च। और इस बार जो इसको एक्सपेक्टेड हमने दिए हैं पैसे, वो कितने दिए हैं? 2,663 करोड़। ठीक है, तो समझिए ये हम डिवाइड कर रहे हैं पैसे। ठीक है, ये हमने दे दिया। इसके अलावा आखिरी हमने दिया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, आखिरी हमने दिया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, जो पैसा दिया है वो कितना दिया है? 2,970 करोड़। ठीक है, अगर आप इन सबको एक बार ऐड करेंगे, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये ड्रिंकिंग सैनिटेशन में है, ये न्यूट्रिशन पे है, ये वैक्सीनेशन में है, ये आपका किसमें है? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को दिया गया है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री को एग्जैक्टली दिया गया है, और 7th है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च, जो कि फंड करता है ऐसी संस्थाओं को जैसे आईसीएमआर होती है। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा? आपका ये आएगा। समझ है? और कंट्रोवर्सीज क्या है कि इस साल आपने ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन में बहुत खर्चा किया है, आपने इस साल ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन में बहुत खर्चा दिया है। अब हमारे जो ये आपके एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी साहब जो हैं आपके,
ठीक है, टीवी सोमनाथम। ये क्या कह रहे हैं ना सर कि इस साल ही इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है सर, और मुझे बात सुन के अच्छा लगा है। इन्होंने कहा है कि सर कोरोना तो इस साल ही आया है, कोरोना तो इस साल ही आया है, पिछले और साल भी हमारे वहां लोग मरते हैं, डायरिया से मरते हैं, प्रॉपर सीवेज कंडीशन नहीं होती है उससे मरते हैं। तो ये नहीं कि इस साल कोरोना आ गया तो अगले साल भी कोरोना आएगा और हमें सिर्फ कोरोना के ऊपर ही ध्यान देना है, समझ रहे हैं? हमें उसके अलावा जो और चीजें हैं जिससे मौतें हो रही हैं, जैसे ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन, बहुत बड़ी चीज है सर। ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन, ये चीज में पैसा दिया गया है और इससे मैं 100% सहमति रखता हूं। और यही हमारे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी साहब जो है स्वामीनाथन साहब, वो यही कह रहे हैं। इन्होंने क्या क्या कहा है ना, एक बार इनकी एक मैं आपको बात बताता हूँ, बड़ा अच्छा कहा गया है इन्होंने। एक मिनट दीजिएगा। इन अ नॉर्मल ईयर इंडिया डजंट सफर फ्रॉम कोविड-19। जब कोई नॉर्मल ईयर होता है तो इंडिया कोविड-19 सफर नहीं करता है। इट सफर फ्रॉम डायरिया, डायरिया से जाते हैं हम लोग, मलेरिया हमें होता है, डेंगू हमें होता है, ठीक है, और इससे ही हमारे वहां बहुत सारी चाइल्ड डेथ होती है। लैक ऑफ सीवेज, स्टेगनेंट वाटर, नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट एंड एब्सेंस ऑफ क्लीन वाटर आर मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडियन हेल्थ इन अ नॉन पेंडेमिक ईयर। बहुत ही सही बात कही है सर, मैं इस बात से पूरा का पूरा एग्री करता हूँ। जब कोई नॉन पेंडेमिक ईयर है अब ऐसा तो है नहीं कि अगले साल भी पेंडेमिक आ जाएगा, तो कोई भी नॉन पेंडेमिक ईयर है वहां पर डायरिया और ये जो आपकी मलेरिया, मौतें इनसे ही होती है। तो ये पैसा जो है इन्होंने इसमें एलोकेट किया है। इसके अलावा न्यूट्रिशन में इन्होंने इतना एलोकेट किया है। न्यूट्रिशन की बहुत कमी है सर हमारे देश में, गरीबों के पास, बहुत गरीबों की साइड में कुछ सेक्शन ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि माल न्यूट्रिशन उनको बहुत है, तो ये भी अच्छा लोकेशन है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, कुछ लोगों को हम आयुष्मान भारत के तहत जो है वैक्सीनेशन फ्री देंगे, उनको हमने 35,000 करोड़ जो है इसके लिए खर्च किया गया है। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से 49,000 करोड़ का हमने जो है एक्सपेंडिचर रखा है। हेल्थ मिनिस्ट्री को हमने दिया है 71,000 करोड़, इस बार खर्चा हुआ है 78,000 करोड़। और सर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इस साल हमने एम्पल क्रिएट कर लिया है, ये आप भी जानते हैं। कोविड आया, हमने हॉस्पिटल्स बनाए, हमने लैब्स बनाई, हमने अपने टेस्ट बढ़ाए, कहीं ना कहीं हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है। और हर साल पेंडेमिक साल नहीं होगा, तो इस साल जो है हमें हेल्थ में जो है आगे बढ़ना है। नेसेसरी इंफ्रा हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और बाकी जो हम फंड करते हैं हेल्थ एंड रिसर्च में, वो भी हम, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च जो फंड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी हमने बढ़ाया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को भी हमने इतना पैसा दिया है। तो कंट्रोवर्सी जो है इसके सराउंडिंग ही है, और ये इन्होंने यहाँ पर कहा है। ठीक है, आई गेस ये आपका क्लियर हो गया है। आई गेस ये आपका क्लियर हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक छोटी चीज आप और सुन लीजिए, जब आप सुन ही रहे हैं तो ये भी सुनिए सर, आपके काम ये भी आ जाएगी। ये क्या न्यूज है? ये है कि इसके अलावा एक मिशन और लॉन्च हुआ है। वो मिशन क्या है? वो मिशन हमारा लॉन्च हुआ है आत्मनिर्भर पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये आपकी है। और इसके लिए एलोकेट किया गया है 64,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली फॉर 6 ईयर्स। इसमें क्या होगा? हम नए नए इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम को हम इम्प्रूव करेंगे, और नए नए इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जिसमें कि जो है हम कुछ डिटेक्शन करेंगे और कुछ ऐसी डिजीज को देखेंगे जो कि नई इमर्ज हो रही है। तो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना आप याद रखें, ठीक है। यही पूरा जो आपका हेल्थ पे बजट लिया गया है, अगर आपने ये पेज पढ़ लिया है तो आपका हेल्थ बजट यहाँ पर पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। इस बात की मैं आपको 100% एश्योरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये क्या है? ये भी एक न्यूज है जो कि आपको देखनी चाहिए। मैटरनल वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, जो उसके बेनिफिशरीज हैं वो 1.75 करोड़ तक पहुंच गए हैं, ठीक है। पीएम, पहले इसके बैकग्राउंड देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMVY, ये एक मैटरनल बेनिफिट योजना है, ठीक है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ द कंट्री इम्प्लीमेंट हुई है। कब से हुई है? 1 जनवरी 2017 से। 16 में आई थी, 17 में इम्प्लीमेंट हुई है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एग्जीक्यूट की है। इसमें क्या करते हैं सर? हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है? आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट को जो है
हम डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करते हैं और किस किस चीजों में हम डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करते हैं ये भी देख लीजिए। पैसे ट्रांसफर करते हैं हम कितने, जो उसके बेनिफिशरीज है उसको हम देते हैं कैश बेनिफिट 500 का इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑन फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, जो पहला बच्चा होता है, जो पहला बच्चा होता है उसमें जो है उसको बेनिफिट मिलता है क्या, 5,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में। ये देख लेते हैं, द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रोवाइड्स मैटरनिटी बेनिफिट्स ऑफ ₹5,000 फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आफ्टर देयर फर्स्ट डिलीवरी। ठीक है, द बेनिफिट्स इज प्रोवाइडेड इन 3 इंस्टॉलमेंट, ये भी हमने यहाँ पढ़ा है, वेरी गुड। ठीक है, इट इज अ कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम एंड प्रोवाइड्स अ पार्शियल वेज कंपनसेशन टू वुमेन फॉर वेज लॉस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर। सर ये पार्शियल स्कीम है, ये जो पैसे हम दे रहे हैं ये शायद थोड़ा कंपनसेट कर दे उस वेज लॉस को जो इससे प्रेगनेंसी में हो रही है। ठीक है, द स्कीम एंश्योर्स सेफ डिलीवरी एंड गुड न्यूट्रिशन फॉर वुमेन। ठीक है, जो वुमेन है उनको जो है सेफ डिलीवरी हो और ये डिलीवरी के बाद भी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है वुमेन की, तो वो उसे मिल पाए। ठीक है, these benefits are not available for employees of central or state government and any PSC। इस सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या कोई पीएससी को एम्प्लॉय है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके अलावा सब किसी के लिए एप्लीकेबल है। मैटर ऑफ हेल्थ क्या है सर, अंडर न्यूट्रिशन कंटिन्यूज टू एडवर्सली अफेक्ट वुमेन इन इंडिया। आप देख ही रहे हैं, एवरी थर्ड वुमेन इज अंडर नरिश्ड व्हाइल एवरी सेकंड वुमेन इज एनेमिक। Undernourished women often give birth to babies with a low birth weight। हम देख ही रहे हैं, when poor nutrition starts in utero it extends throughout the life cycle। ठीक है, इस मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन बहुत कमी दे रहा है। और इनिशिएटिव क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत हम 5,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं बेनिफिशियरीज के अकाउंट में जब उसका पहला बच्चा हो रहा है, जिससे थोड़ा उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं उसकी वेज लॉस पे जो उसे प्रेगनेंसी के टाइम पे हो रही है, प्लस थोड़ा वो न्यूट्रिशन जो है वो कंज्यूम कर रही है। ठीक है, और कुछ आंकड़े यहाँ दिए हैं, एक बार आप ये आंकड़े पढ़ लीजिएगा। ये आंकड़े जो है पार्लियामेंट में बोले गए हैं, राज्यसभा के सामने ये आंकड़े दिए गए हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोई भी बयान अगर गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने देती है वो 100% ऑथेंटिक होता है। कोई भी बयान पार्लियामेंट के सामने गवर्नमेंट देती है तो वो 100% ऑथेंटिक होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 100% ऑथेंटिक होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोई न्यूज बची है हमारी अच्छी सी, देख लेते हैं। ये सर कुछ नहीं है, यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि आप डायलॉग कीजिए फार्मर्स के साथ में। ठीक है, आप फार्मर के साथ डायलॉग कीजिए। बाकी इंडिया के जो स्टेप है फार्मिंग के, जो मॉडर्नाइज कर रहे हैं फार्मिंग को, कॉर्पोरेट को उसमें ला रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसमें ला रहे हैं, उसको यूएस ने वेलकम किया है। यूएस ने इंडियन फार्मिंग में जो प्राइवेट प्लेयर्स को हम लाना चाह रहे हैं उसको वेलकम किया है, लेकिन उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि आप फार्मर्स के साथ में डायलॉग कीजिए और एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकालिए। इस पूरे का सर मतलब यही है, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज हैं जैसे पॉप आइकन है आपकी रिहाना, उन्होंने बयान दिए हैं, आपकी क्लाइमेट एक्टिविस्ट है ग्रीटा थनबर्ग, इन्होंने बयान दिए हैं राइट, हमें फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए। इन लोगों ने कहीं ये नहीं कहा है, इन लोगों ने कहीं फार्म बिल्स के बारे में बात ही नहीं की है। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इंडिया में कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हो रहा है, हम नेट नहीं दे रहे हैं फार्मर्स को, हम बेसिक एमिनिटीज नहीं दे रहे हैं, हमने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। इन किसी ने अभी तक, जो ये रिहाना है या फिर थनबर्ग है, क्या लगता है आपको इन्होंने हमारे फार्म बिल्स पढ़े होंगे? बिल्कुल नहीं सर, नहीं पढ़े होंगे, और इन्होंने फार्म बिल्स की बात ही नहीं की। इन्होंने इनका मेन कंसर्न है ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन को लेकर, जो कि यहाँ दिख रहा है नेट की सर्विसेज उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, प्लस उसके अलावा बेसिक एमिनिटीज भी काटी जा रही हैं, और प्लस बॉर्डर पे फेंसिंग लगा दी है सर, इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए हैं, जैसे उस तरफ एक डिफरेंट कंट्री है, इस तरफ एक डिफरेंट कंट्री। लेकिन सर जो हमने देखा 26 जनवरी को, उसके तहत गवर्नमेंट का ये एक्शन जस्टिफाइड है एज एन इंडिविजुअल, मेरी सोच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यांमार में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी। ठीक है, फेसबुक ब्लॉक कर दिया है। क्या क्या हुआ है हम पिछले 30 दिन से पढ़ रहे हैं, 3 दिन से पढ़ रहे हैं, तो जिसको भी कंफ्यूजन है वो पिछली क्लास देख सकता है। कितनी न्यूज बची है हमारे पास, एक एचएल की न्यूज है, दूसरी है चाइना की न्यूज। तो ये न्यूज हम कल पढ़ लें क्या? ये न्यूज क्या है सर? कुछ नहीं है। एचए मैं इसको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी इसका विस्तार में मैं आपको कल बता दूंगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं फिर कह रहा हूँ ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी टाइम ज्यादा हो गया है तो ये न्यूज मैं कल कवर करूंगा। बाकी इन शॉर्ट इसमें है क्या मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हो पढ़ लेंगे, बाकी जो नहीं पढ़ पा रहे हैं मैं कल ये न्यूज, सबसे पहले कल मैं यही न्यूज लाऊंगा। अभी हमने एक डील की है, आप भी जानते हैं, डील है 48,000 करोड़ की, जिसमें हम 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो किससे खरीद रहे हैं? वो खरीद रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से।
48,000 करोड़ की डील है इंडियन रुपीज में, जिसमें कि हम 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से। कौन खरीद रहा है? इंडियन एयरफोर्स खरीद रही है। जिसमें से 73 जो है वो नॉर्मल नॉर्मल है, MK-1A, और बाकी जो 10 है वो क्या है? ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ये तो समझ में आ गया। अगर ये जो आपकी HAL कह रही है, ये कह रही है कोई भी साउथ एशियन कंट्रीज है या वेस्ट एशियन कंट्रीज है जो कि इंटरेस्टेड है ये ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने में, तो उनको हम बेच सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है। हर एक एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट होगी वो होगी 306 करोड़। इंडिया में कॉस्ट ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें टैक्स भी लगा हुआ है, प्लस कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी होती है इंडिया में, कुछ साइनिंग का होता है, आप कह लीजिए कुछ बहुत चीजें होती हैं। तो बेसिकली हर एक एयरक्राफ्ट की जो कीमत है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की वो 306 करोड़ है, जो कि नॉन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। समझ में आ गया आपको? ये कह रहे हैं। और जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसकी कीमत है 280 करोड़। तो ये इसको कह सकते हैं कि सप्लाई करने में जो है इंटरेस्टेड है, और कोई भी कंट्रीज इंटरेस्टेड है वो उसको इसका सेम वर्जन जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एक मिशन है, जो कि इनका एक ड्रीम मिशन है। ये एक अनमेंट, ये एक इनका मिशन ये है कि मानिए एक फाइटर प्लेन है, ये अनमेंट है, इसमें कोई नहीं बैठा है, ये चले जाएगा दूसरी कंट्री में, लेकिन इसको ऑपरेट करेगा एक ऐसा प्लेन जो कि, देखिए ये हमारी इंडिया है, ठीक है, ये हमारी इंडिया है, मान लेते हैं इंडिया है, सॉरी ये हमारा, प्लीज डायग्राम मत जाइएगा, स्पेस कंपनी, मानिए इंडिया है, यहाँ एक प्लेन उड़ रहा है, ये प्लेन जो है ये इस प्लेन को मॉनिटर कर रहा है, ये दुश्मन की टेरिटरी में जा रहा है, अनमैन्ड है, इसमें कोई नहीं बैठा है, लेकिन जो ये प्लेन जो हमारे इंडिया में है, ये प्लेन इसको मॉनिटर कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा अगर HAL का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये बनता है तो। इसके अलावा हम वेपन सप्लाई करने को तैयार हैं, किसे? इंडियन ओशियन रीजन्स में, ठीक है। कोई अगर ऑर्डर आता है तो वी आर मोर देन हैप्पी कि हम सप्लाई करें। और इससे क्या हो रहा है, जो हमारा मोटिव था इंडिजीनियसली अपने आर्म्स को डेवलप करना, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम अपना एक्सपोर्ट भी जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये हम एक सच में न्यूज नहीं है, यूके ने चाइना के एक चैनल को बैन कर दिया है, वो चैनल है CGTN, इसको हम उन्होंने चाइना US ने यूके ने सॉरी बैन कर दिया है। यूके चाइना की रिलेशनशिप जो है कह सकते हैं बहुत जो है खराब होती जा रही है, सिंस हांगकांग जो है उसको यूके ने चाइना को दिया था ये कह के कि 50 साल तक वहां पर लिबर्टी रहेगी, सॉवरेनिटी रहेगी, लेकिन चाइना ने इस चीज को जो है आप कह सकते हैं तोड़ा है इस वादे को, और तब से इनके रिलेशन जो है वो खराब हो गए हैं, और यही US ने अभी चाइना की चैनल को बैन कर दिया है। उसको यह है कि इसका चाइना की पार्टी से कुछ लिंक है, ठीक है, तो एंटी नेशनल एक्टिविटी चैनल कर सकता है, तो इसको इन्होंने बैन कर दिया है, और यूके एंड चाइना के रिलेशन है वो खराब होते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सर, इसके बाद तो ये न्यूज हमने पढ़ी ली है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही सर, थोड़ी क्लास लंबी हो गई, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि न्यूज बहुत सारी थी सर, हर न्यूज कवर करनी पड़ती है, इसकी वजह से क्लास जो है वो लंबी हो जाती है। बाकी आपको हर न्यूज आपकी कवर होनी चाहिए, मेरा मेन मोटिव यही है। चलिए सर, अभी के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं एक नए सेशन में। इसके अलावा मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं, मैं बहुत जल्दी बजट का सेशन लाने वाला हूं। पहले बजट क्या होगा, बजट का कन्वेंशनल पार्ट जो है वो समझाऊंगा, देन करंट बजट जो स्टूडेंट कॉपी होती है या बजट एट अ ग्लांस जिसे हम कहते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक बार अगर आप वो 3 क्लास देख लेंगे तो बजट से आपका एक भी क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए सर, फिर कल मिलते हैं एक दूसरी क्लास में, नई क्लास में। अंटिल देन, गुड बाय। एक आध न्यूज मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैं श्योर हूँ एक आध न्यूज हमारी आज छूट गई है। जब मैं एक आध कह रहा हूँ सर, तो हमारी एक आध न्यूज ही छूटी है, उससे ज्यादा नहीं छूटी है। तो वो न्यूज छूटी है वो कल कवर हो जाएगी, वरना आने वाले दिनों में कवर हो जाएगी, क्योंकि न्यूज सारी कनेक्टेड ही होती है। चलिए सर, अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, पढ़ते रहिए।